Hello everyone, welcome to चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज। आज हम करने जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज रिगार्डिंग दी स्टेट गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। तो जो भी कंसेप्ट्स रहेंगे हमारे इन टॉपिक्स में से उनको हम कवर करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। शुरू करेंगे विद फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी अ डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस political links or should not have taken part in politics in the recent past। कि ऐसा हम लोगों को इंडिविजुअल चूज करना है जो कि जिसका जो लिंक है बेसिकली वो पॉलिटिकल ना रहे और उसने पिछले पुराने टाइम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैचमेंट ना रखी हो। तो न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने गवर्नर की ये पोस्ट रखनी है इस तरीके से। ये जो रिकमेंडेशन है वो कौन से कमीशन ने दी है, क्वेश्चन ये है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, फर्स्ट एआरसी, राजमन्नार कमेटी, सरकारिया कमीशन, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो नॉर्मली क्या है ना कि ये वाली फर्स्ट एआरसी हो गई, राजमन्नार कमेटी होगी, सरकारिया कमीशन होगी, ये तीनों कहीं ना कहीं सेंटर और स्टेट रिलेशंस की बात करती हैं। लेकिन इसमें जो सरकारिया कमीशन है वो बेसिकली ये कहती है कि जो गवर्नर है अगर हमें उनको अपॉइंट करना है दैट पर्सन शुड बी अ न्यूट्रल पर्सन जिसका कोई पॉलिटिकल एफिनिटी ना रहे। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका सरकारिया कमीशन, ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। First, the governor makes a customary address to members of the house at the commencement of the first session of the year। देखो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि हर बार जब भी नया इलेक्शन होगा सबसे पहले जो सेशन रहेगा उस पूरी की पूरी असेंबली का तभी भी गवर्नर जो है उनको एड्रेस करेगा। और किसी भी साल का जो पहला सेशन होता है, मेनली तो बजट सेशन ही रहता है सभी आपके लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, बट जो भी फर्स्ट सेशन रहेगा उसके शुरुआती दौर में भी जो गवर्नर है उनको एड्रेस करेगा पूरी की पूरी एसएलए को। तो यस, इट इज द कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। तो ये बात तो सही है। साथ में एक और कंडीशन भी है, यहाँ पर अगर ओनली वर्ड लिखा था तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो क्योंकि ओनली वर्ड नहीं है तो दैट स्टेटमेंट मेक्स sense. First is correct. Where a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। कि ठीक बात है कि जिस भी बारे में अपने असेंबली के पास कोई भी रूल नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना ही किसी और रूल बुक में लिखा हुआ है, तो उस मैटर पर जो लोकसभा जिस चीज को फॉलो करती है वो उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। एंड दैट स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। पूछा क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो दोनों ही सही है, तो आंसर रहेगा आपका सी, बोथ 1 and 2। तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट लेजिस्लेचर। नॉट करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए ना आप लोगों से तो आपको पता हो हल्का सा कि जो कोई भी स्टेट आपकी असेंबलीज हैं, स्टेट आप कह लो कि पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। एक हो गया आपका विधान सभा वाला पार्ट और एक हो गया आपका विधान परिषद। विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ये है आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये दो पार्ट रहते हैं सभी स्टेट गवर्नमेंट्स में। ये दोनों जो कंपोनेंट है असेंबली के वो नहीं है ना, सिर्फ कुछ स्टेट्स ही ऐसे हैं जिनमें ये दोनों कंपोनेंट्स मैच करते हैं। तो इसके बारे में नोट करेक्ट बताना है हम लोगों को। फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है द स्टेट ऑफ बिहार एंड तेलंगाना हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये बात ठीक है क्योंकि बिहार, तेलंगाना, आपका जम्मू एंड कश्मीर, इन सब के पास क्या है, आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। The total number of members in the legislative council of a state shall not exceed 1/3 of the total number of members in the legislative assembly। विधानसभा में जितने मेंबर्स हैं उससे 1/3 से ज्यादा मेंबर आपके नहीं होने चाहिए in the legislative council। तो ये बात भी सही है हमारी। 1/12 of the all members shall be elected by electorates consisting of local bodies and authorities। देखो ये 1/12 नहीं है, ये है आपके टोटल 1/3। जितनी भी स्ट्रेंथ रहेगी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसका जो 1/3 मेंबर रहेंगे दैट शुड बी इलेक्टेड बाय द लोकल बॉडीज एंड अथॉरिटीज के इलेक्टोरेट्स। तो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट।
1/12 of all members shall be elected by graduates residing in the state। ये बात सही है। 1/12 ये रहते हैं, 1/12 आपके जो टीचर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं जिनको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस रहता है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स। और 1/6 रहते हैं आपके जो कि नॉमिनेटेड रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनमें से हम लोगों से पूछा है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट क्योंकि 1/12 नहीं है बल्कि 1/3 है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द गवर्नर इज करेक्ट। देखो जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है दैट कम्स अंडर द आर्टिकल 213। इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर। इस पावर का मतलब होता है कि गवर्नर जो है अपने हिसाब से इस पावर को यूज कर सकता है। अगर हम ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात करें तो गवर्नर को अगर लगता है कि कोई भी रूल असेंबली नहीं बना रही है तो वो एक ऑर्डिनेंस पास कर दे और उस रूल को इंप्लीमेंट कर दे। लेकिन डिस्क्रिशनरी नहीं है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर को बताते हैं कि एक्चुअल में आपने ये रूल पास करना है कि नहीं करना है, या आपने ऑर्डिनेंस पास करना है कि नहीं करना है। तो इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। The governor himself is not competent to withdraw the ordinance at any time। देखो गवर्नर के पास ही पावर है कि वो उस ऑर्डिनेंस को कभी भी वापस ले सकता है। एक तो ये हो गया इसमें। दूसरा क्या है कि मान लो जो असेंबली है अभी सेशन में नहीं थी, मेनली तो यही रीजन रहता है कि जो असेंबली है ना आपकी, अगर वो सेशन में नहीं है और फिर भी कोई पर्टिकुलर लॉ हम लोगों को बनवाना है तो हम लोग ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं। और ऑर्डिनेंस पास करते हैं गवर्नर इन द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर जैसे ही असेंबली सेशन में आई और उसको असेंबल हुए अराउंड 6 वीक्स हो चुके हैं और फिर भी जो ऑर्डिनेंस है वो पास नहीं हुआ है, तब उसको ऑटोमेटिकली खत्म मान लिया जाएगा कि 6 वीक्स तक असेंबली ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है, तो दैट विल बिकम नल एंड वॉइड। अगर इस 6 हफ्ते के ड्यूरेशन में अगर असेंबली ने ही जो एक रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इस ऑर्डिनेंस को हम खुद ही वापस ले रहे हैं, तो उसी टाइम वापस हो जाता है वो। लेकिन गवर्नर भी अपनी मर्जी से उसको कभी भी विड्रॉ कर सकता है। तो ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। दोनों ही गलत हैं। पूछिए क्या है आप लोगों से, करेक्ट ना? तो दोनों ही गलत है, तो आंसर रहेगा आपका डी, नाइदर 1 नॉर 2। ठीक, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर। डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री पावर। देखो ये जो पावर्स हैं कि आपने जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, इनके हेड को चूज करना है, उनको अपॉइंट करना है। डिप्लोमेटिक पावर्स की आपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको अपॉइंट करना है। तो ये जो पावर्स रहती हैं ये हैं आपके प्रेसिडेंट के पास, नॉट विद द गवर्नर। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। द पावर टू अपॉइंट एडवोकेट जनरल, ये बात सही है। जैसे पार्लियामेंट में अटॉर्नी जनरल होता है वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के पास एडवोकेट जनरल है जो कि उनके केसेस लड़ता है इन द हाई कोर्ट और डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। समनिंग, प्रोरोगिंग एंड डिसॉल्विंग स्टेट लेजिस्लेचर, कि अभी सेशन चल रहा है, सेशन के बीच में कोई मीटिंग को समन करना है तो वो भी गवर्नर कर सकता है। प्रोरोग करना है पूरे के पूरे सेशन को ही तो भी गवर्नर कर सकता है वो चीज। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर को डिसॉल्व ही करना है तो ये भी जो पावर है वो आती है आपके गवर्नर के पास। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, ये भी सही है क्योंकि गवर्नर के पास ही पावर है दैट इट कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट, बट ही कैन नॉट पार्डन द डेथ सेंटेंस। ये ध्यान रखेंगे हम लोग। डेथ सेंटेंस को माफ करने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है, ना कि गवर्नर के पास, चाहे जो डेथ सेंटेंस है वो स्टेट लॉ के अंडर ही क्यों ना दी गई हो। ठीक, तो यस इट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स का मतलब माफ ही कर दी पूरी की पूरी सजा। डेथ सेंटेंस नहीं थी, नॉर्मल 7 साल की सजा थी, उसको आपने माफ कर दिया। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग स्टेटमेंट क्योंकि हमसे पूछा है नॉट रिलेटेड टू द पावर ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ गवर्नर इन इंडिया। फर्स्ट, वन गवर्नर कैन एक्ट एज गवर्नर और ऑफ मोर देन वन स्टेट। ठीक बात है, जो एक गवर्नर है वो एक से ज्यादा स्टेट का भी गवर्नर रह सकता है एक सेम टाइम पर। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट।
The governor has the power to grant pardon, reprise, remission of punishment to persons convicted under the state law. ये बात ठीक है, ये भी स्टेट लॉ के अंदर जो पनिशमेंट दी गई है गवर्नर के पास ही पावर है, हमने अभी डिस्कस किया है जस्ट. द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स. देखो, अगर चीफ मिनिस्टर्स की ही रिकमेंडेशंस पर आपको गवर्नर को अपॉइंट करना है तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी है वो हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे. इसीलिए चीफ मिनिस्टर्स की जो रिकमेंडेशंस है वो इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है और प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंट करते हुए चीफ मिनिस्टर से पूछता भी नहीं है ना. तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट. पूछा क्या है आप लोगों से? करेक्ट. तो 1 और 2 इज करेक्ट. ऑप्शन ए इज द आंसर. तो ये इस तरीके से याद रखेंगे. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. फर्स्ट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ SPSP आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. ओके. Second, the chairman and members of SPSC can be removed by the governor of that state. देखो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका स्टेट लेवल पर और वैसे ही यूनियन लेवल पर है आपके पास UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. जो SPSC के मेंबर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं आपके गवर्नर ऑफ द स्टेट. ये बात ठीक है, लेकिन जब उनको रिमूव करने की बात आती है तब ये जो पावर है दैट इज नॉट विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, इट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और ये भी अगर बात सिर्फ बिहेवियर की है कि आपने मिसकंडक्ट किया है, मिसबिहेव किया है, तब उससे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी बिठानी पड़ेगी. अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाँ ये पर्सन गिल्टी है तब प्रेसिडेंट उसको रिमूव कर सकता है. लेकिन जो बाकी और इंस्टांसेस हैं उसमें प्रेसिडेंट अपनी कैपेसिटी में ही काम कर सकता है और विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ SC वो उसको रिमूव कर सकता है. ठीक. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग क्योंकि ये जो सारे मेंबर और चेयरमैन हैं उनको रिमूव करने की जो पावर है दैट इज विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट गवर्नर ऑफ द स्टेट. पूछा क्या है? करेक्ट ना. तो ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट. तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इज करेक्ट. Next, with reference to the chief minister of any state as provided by the constitution, consider the following statements. First, the term of the chief minister is fixed for 5 years as per the constitution of India. कि अगर आप एक बार चीफ मिनिस्टर लग गए तो फिर आप 5 साल के लिए तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे. और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ने कही है आपकी. देखो, चीफ मिनिस्टर का जो टेन्योर है दैट इज अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये नहीं कहता है कि आप 5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर रहेंगे ही रहेंगे. तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. द चीफ मिनिस्टर नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज चीफ मिनिस्टर. ये बात सही है. अगर आप विदाउट इलेक्शन, अगर आप नहीं जीते हैं इलेक्शन, तभी भी आप 6 मंथ्स के लिए चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन जीतना होगा, है ना. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट दैट ही और शी नीड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो ऑप्शन हमसे पूछा क्या है? करेक्ट ना. तो फर्स्ट तो इनकरेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट है, तो आंसर रहेगा हमारा B2 ओनली. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. First, the total number of ministers, including the chief minister, shall not exceed 15% of the total strength of the legislative assembly of that state. देखो, यहाँ पे जो वर्ड है ना एक्सक्लूडिंग, ये आएगा आपका इंक्लूडिंग, क्योंकि 91st अमेंडमेंट 2003 ये कहता है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% से ज्यादा जो मेंबर्स होंगे दैट विल नॉट बी दी मिनिस्टर्स. तो वो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर है, तो एक्सक्लूडिंग नहीं है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग स्टेटमेंट. The advice rendered by the ministers to the governor cannot be inquired in any court. कि ठीक बात है कि कोई भी एडवाइस मिनिस्टर्स ने गवर्नर को दी है उसको आप इंक्वायर नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में. ये बात सही है. The Constitution provides that in the states of Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha there shall be one ministry for tribal welfare. देखो, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा मैक्सिमम नंबर में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो मिलती है. इसीलिए इन 4 स्टेट्स में ये मैंडेटरी है कि आप एक जो मिनिस्ट्री है वो ट्राइबल वेलफेयर के लिए रखें ही रखें. और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट. आपने स्टेट्स के नाम ध्यान रखने हैं. छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, आपका उड़ीसा है और MP है. अगर आप
CJOM P से याद करें तो आपको याद रह जाएगा ये। अगर आप CJOM याद रखेंगे सिर्फ तो M से महाराष्ट्र भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में हम कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ट्राइबल पीपल रहते हैं। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। पूछा क्या आपसे करेक्ट ना, तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, 2 and 3 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, with reference to legislative council in states, consider the following statements. First, the resolution for the creation or abolition of the legislative council must be passed by the state assembly by special majority. ये बात ठीक है, अगर आपने अपने स्टेट में जो सेकंड हाउस है वो बनवाना है तो आपको स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन है वो पास करना पड़ेगा। द स्टेटमेंट इज राइट। Creation or abolition of legislative council requires constitutional amendment passed by a special majority of the parliament. देखो पार्लियामेंट की हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, कि एक स्टेट गवर्नमेंट ने तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने तो पास कर दिया विद स्पेशल मेजोरिटी, लेकिन पार्लियामेंट कैन पास दैट अमेंडमेंट विद द सिंपल मेजोरिटी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द पार्लियामेंट can unanimously abolish or create the legislative council and are not bound by the any legislation of the state assembly. देखो कोई भी जो स्टेट असेंबली अब चाहती है कि हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल बने, सबसे पहले आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होगा एक रेजोल्यूशन, उसके बाद रेजोल्यूशन जाएगा आपके पार्लियामेंट में विद दी सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, और तभी आपके यहाँ पर स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, चाहे वो क्रिएट होगी चाहे वो अबॉलिश होगी, है ना। तो आपका स्टेट असेंबली का जो लेजिस्लेशन है वो तो हमें चाहिए, है ना। तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग दैट दे आर नॉट बाउंड बाय द एनी लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट असेंबली। चाहिए है, सबसे पहले आप स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ही पूछेंगे दैट आर यू इन द फेवर ऑफ मेकिंग द सेकेंड हाउस और नॉट। ठीक, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। अनैनिमसली नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो रिकमेंडेशन है वो जरूरी है, और वो भी विद स्पेशल मेजॉरिटी। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पूछा क्या है करेक्ट, तो फर्स्ट करेक्ट था आपका, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, तो आंसर रहेगा आपका B1 ओनली। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बाय स्पेशल मेजॉरिटी एंड पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट, द पावर टू लेजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शंस ऑफ पंचायत लाइज विद। देखो पंचायत का जो भी पूरा का पूरा रूल है, लॉज है, ये सब किसके अंडर आते हैं? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट लेजिस्लेचर, द स्टेट इलेक्शन कमीशन या द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो जो पावर है टू लेजिस्लेट मतलब कि लॉ बनाना, लॉ बनाने की जो पावर है वो या तो पार्लियामेंट के पास रहेगी या एसएलए के पास रहेगी। ये दोनों तो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, दे कैन नॉट मेक लॉज, है ना। जो पार्लियामेंट है वो इसके लिए लॉज नहीं बनाती है, क्योंकि पंचायत के रिगार्डिंग सभी जो पावर्स हैं वो दी गई हैं टू दी स्टेट लेजिस्लेचर्स। ठीक, 73rd अमेंडमेंट में सिंपल एक आपको एक जो ड्राफ्ट है, एक जो मॉडल है वो बनाकर दिया गया है कि आपने ये सारे काम करने हैं। कुछ उसमें वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, कुछ उसमें कंपल्सरी प्रोविजंस हैं। कंपल्सरी आपने सभी ने मानने हैं कि SC/ST को रिजर्वेशन देना है, विमेन को रिजर्वेशन देना है, ओबीसी को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है, दैट कम्स अंडर दी वॉलंटरी प्रोविजन। कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लगता है या स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ओबीसीज शुड हैव रिजर्वेशन इन दी पंचायत, देन दे कैन मेक लॉज ओवर दैट। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका बी, द स्टेट लेजिस्लेचर। नेक्स्ट, which one of the following statements with regard to the functioning of the panchayat is not correct? First, पंचायत में लेवाई, कलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल्स एंड एक्सेट्रा। ये बात ठीक है कि पंचायत के पास ये पावर है कि वो किसी भी तरीके का जो टैक्स है, ड्यूटी है, वो अक्वायर कर सकती है, उनसे ले सकती है। A person who has attained the age of 25 years will be eligible to be a member of a पंचायत। देखो पंचायत के लिए, पंचायत का मेंबर बनने के लिए द एज इज नॉट 25 years, इट इज 21 years। 25 ईयर है आपका फॉर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। एवरी पंचायत शेल ऑर्डिनरली कंटिन्यू फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग।
मतलब ठीक है कि इट शुड ऑर्डिनरली कंटिन्यू फॉर 5 years, क्योंकि इलेक्शन भी जो है 5 साल के लिए ही होते हैं आपके, और उनकी फर्स्ट मीटिंग से ही वो काउंट होना शुरू हो जाता है। तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अ पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन शेल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द फुल पीरियड। कहने का मकसद ये है कि जैसे ही जो आपकी पंचायत है उसको डिसॉल्व कर दिया गया है बाय स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद जो भी आपकी नई पंचायत आएगी वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही काम करेगी। ये बात सही है, वो अगले 5 साल के लिए काम नहीं करेगी। और मान लो कि अभी चल रहा है 1 Jan और इस पंचायत का जो ऑलरेडी बनी हुई है उसका टेन्योर खत्म था 31 May को, तो 5 ही महीने हैं। तो अगर यहाँ पर डिसॉल्व हो जाती है इस डेट को, तो और डिसोल्यूशन से लेकर आपके नए इलेक्शंस तक 6 महीने से कम का टाइम है, तो आपको नई पंचायत बनाने की जरूरत भी नहीं है। मतलब रिमाइंडर पीरियड के लिए आप फुल पंचायत 5 साल के लिए ही बना सकते हैं सीधा, ठीक है। लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा का टाइम रहता है तो वो सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द पीरियड के लिए ही काम करती है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, पूछा गया हम लोगों से, नॉट करेक्ट ना, तो आंसर रहेगा बी, क्योंकि यहाँ पर 25 years ऑफ एज नहीं है, 21 years ऑफ एज है। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू दी पंचायत विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? फर्स्ट, 50% सीट्स शेल बी रिजर्व्ड ओनली फॉर विमेन ऑफ SC/ST कैटेगरीज। जो हमारा 73rd अमेंडमेंट है उसमें ये बोला गया है कि SC/ST को रिजर्वेशन हम लोगों ने देनी है, और उसमें से भी रिजर्वेशन का जो 1/3 है वो रिजर्व रहेगा फॉर दी विमेन ऑफ SC एंड STs। तो स्टेटमेंट ये आपकी गलत है कि 50% नहीं है। SC/STs को रिजर्वेशन हम लोगों ने दिया हुआ है, उसका 1/3 जो है उसमें SC/STs की विमेन होनी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ग्राम सभा इज अ बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पीपल लिविंग इन द विलेज। ऑल पीपल नहीं, जिनकी भी एज 18 ईयर से ऊपर है वो हम काउंट करते हैं कि हाँ दे आर द पार्ट ऑफ ग्राम सभा। देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। इंटरमीडिएट लेवल पर भी है, देयर आर 3 levels ऑफ पंचायत। हमें पता है कि ग्राम पंचायत है आपकी, एक आपकी पंचायत समिति है और एक आपकी जिला परिषद है। यही 3 आप कह लो कि स्टेजेस हैं पंचायत की। ये आपका फर्स्ट स्टेज है, ये आपका सेकंड स्टेज है और आपका थर्ड स्टेज है। तो यस, इंटरमीडिएट लेवल ये वाला है आपका पंचायत समिति। तो यस, देयर इज द पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। पूछा क्या है हम लोगों से? करेक्ट आंसर ना, तो फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड करेक्ट है ओनली। तो ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996, पीसा एक्ट हम इसको बोलते हैं। इसका क्या प्रोविजन था, इसका क्या आप कह लो कि मकसद था? एक्सटेंड्स ग्रेटर से टू लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज ओवर कॉमन रिसोर्सेज। ये इसने नहीं दिया है, ये एक्ट आया था आपका फॉरेस्ट रिसोर्स एक्ट 2006, शेड्यूल ट्राइबल फॉरेस्ट डेवलपर एक्ट 2006 भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो उसके अंदर आपको ज्यादा पावर दी गई थी कि यू हैव द पावर ओवर द कॉमन रिसोर्स। प्रोवाइड्स ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो ट्राइब्स हैं उनको हम लोगों ने जो ग्रेटर डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स करी नहीं है अभी तक, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। एक्सटेंड्स प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल्ड एरियाज। देखो कई सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर जो हमारा 73rd अमेंडमेंट था दैट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो उन एरियाज में इंप्लीमेंट करवाने के लिए पंचायत के प्रोविजंस हम लोगों ने कौन सा एक्ट लेकर आया था? पीसा एक्ट। तो यस, दिस इज द स्टेटमेंट करेक्ट कि इट एक्सटेंड्स द प्रोविजंस ऑफ 73rd अमेंडमेंट टू शेड्यूल्ड एरियाज। फोर्थ आपका ब्रिंग्स शेड्यूल्ड एरियाज अंडर बेटर कंट्रोल ऑफ लोकल पंचायत, ये भी नहीं है इसमें। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन फेडरलिज्म। का मतलब होता है स्टेट और सेंटर के बीच के पावर डेवोल्यूशन, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की आपने जो अपनी पावर्स है स्टेट गवर्नमेंट की वो आपने ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा दी हैं और आपने पंचायत बना दी हैं, तो और वो आपने लॉ के थ्रू किया है। तो इट इज डिसेंट्रलाइजेशन। सेंटर के पास पावर कम है, स्टेट के पास पावर कम है और आपने कुछ जो पावर्स है वो पंचायत को दे दी है। तो यस, दिस कैन बी दिस स्टेटमेंट करेक्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशन कि आपने अपना जो काम है वो डेलीगेट कर दिया है टू अदर पंचायत। तो लेकिन ये तो लॉज भी बना सकते हैं ना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये तो हम बात करते हैं ग्राम सभा की। तो
लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाई गई है एक्सरसाइज इन द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जहां पर जो पावर है सेंटर, स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनके बीच डिवाइडेड हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास रहे। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथराइज्ड टू मेक प्रोविजंस with respect to the composition of panchayats? First, the governor of the state, legislature of the state, parliament of India या president of India। देखो पंचायत की क्या कॉम्पोजिशन रहेगी, ये सारा का सारा जो लॉज हैं, एवरी लेजिस्लेचर, एवरी लॉ रिगार्डिंग द पंचायत इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज is not connected with पंचायत राज इंस्टीट्यूशन? PVN राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी के कहने पर तो आया ही हमारा 73rd और 74th अमेंडमेंट था, तो ये तो बिल्कुल उससे कनेक्टेड ही है। अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में आई थी आपकी, तो ये भी रिगार्डिंग दी पंचायत ही थी। अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई थी, तो ये भी रिगार्डिंग दी पंचायत ही थी। PVN राव कमेटी बेसिकली हमारी थी कि हम लोगों ने अपना जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको कैसे और बेटर करना है, उसको और कैसे इंप्रूव करना है, द सजेशंस वर रिक्वायर्ड। तो ये इसके रिगार्डिंग नहीं थी, तो आंसर इज PVN राव कमेटी। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट, अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, जो मैं कह रही थी ना कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है, ये वाला उसका सेकेंड नेम है। Who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individuals or community forest rights or both? किसके पास ये पावर है कि कोई भी जो एक रिसोर्स है वो इंडिविजुअल का है या कम्युनिटी का है, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस एक्ट? ऑप्शन है स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या मंडल रेवेन्यू ऑफिसर, या फिर आपका डी ग्राम सभा। हम लोगों ने इस एक्ट में ओवरवेलमिंग पावर देती थी ग्राम सभा को कि आपके पास ही ये सारे के सारी पावर्स हैं कि आप डिसाइड कीजिए कि कोई भी जो लैंड का एरिया है वो किसी इंडिविजुअल का है, पूरी कम्युनिटी का है, कॉमन फॉरेस्ट रिसोर्स है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की लैंड है। ये सब डिसाइड करने का जो हक है वो आपको है। तो आंसर रहेगा आपका डी ग्राम सभा। Next, which of the following fall under the category of urban local bodies responsible for administration of the urban areas? देखो डिफरेंट टाइप्स हैं आपके अर्बन लोकल बॉडीज के। कहीं पर टाउन एरिया कमेटी है, ठीक बात है। पोर्ट ट्रस्ट जो कि आपके पोर्ट्स वाले एरियाज के आसपास है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कैंटोनमेंट बोर्ड जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। तो आपकी इसमें चारों ही कैटेगरीज इन्वॉल्व हैं, तो आंसर रहेगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। जिससे मिनिस्ट्रीज कौन कौन सी हैं आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन केस ऑफ यूटीज, अगर वहां पर कोई लोकल बॉडीज हैं तो, एंड साथ में आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस व्हेन वी टॉक अबाउट द कैंटोनमेंट बोर्ड। ठीक, तो आंसर रहेगा आपका 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ग्राम सभा is a village assembly consisting of all the registered voters in the area of पंचायत। कि ग्राम सभा की हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि जितने भी आपके रजिस्टर्ड वोटर्स रहते हैं जिनकी एज 18 साल से ऊपर होती है, वही ही रजिस्टर्ड वोटर के नाम से भी आपके उसमें कोलाज में रहेंगे, इलेक्टोरल कोलाज में। तो दिस स्टेटमेंट इज राइट कि इट इज अ विलेज असेंबली जहां पर आपके सारे वोटर्स रजिस्टर्ड रहते हैं। After dissolution of a panchayat, the newly elected panchayat will enjoy a full 5-year term। नहीं, ये सिर्फ किसके लिए रहेगी? रिमाइंडर ऑफ द टर्म के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट सही है, सेकंड रॉन्ग है। पूछा क्या आप लोगों से? करेक्ट। तो ऑप्शन रहेगा आपका A1 ओनली। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे। ये थे आपके क्वेश्चंस रिगार्डिंग दी स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिएगा। थैंक यू सो मच।